आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो साइंस का 13 चैप्टर है साउंड का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमने देखा था कि हमारे जो ह्यूमन में वॉइस बॉक्स होता है फिर या फिर लाइरिंग्स होता है और उसके बीच में से हमारा वोकल्स कोच होता है और उससे हमारा वाइब्रेट जब होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ देख लिया था तो हम लोग यहाँ पे आए थे। हाँ देखो, इसमें हमें 13 देखो हमें पता था कि जो एयर है जो भी हमारी जो साउंड है उसको कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे वो ट्रैवल कर सके और अगर मीडियम नहीं होता तो वैक्यूम होता है तो वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे 13.8 में हमें बताया गया कि आप बकेट लीजिए या फिर कोई बाथ टब है उसको पानी होना चाहिए और एक कोई भी घंटी ले लीजिए अपने हाथ में और उसको सेक करिए और अपना कान जब उसको लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जो पानी वाइब्रेट कर रहा है और आपको आवाज आ रही है। तो जो साउंड है वो वाटर के थ्रू भी का मतलब हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके ईयर में पानी ना चला जाए। आप ध्यान से करना अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो डॉल्फिन्स है या फिर जो व्हेल्स है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से पानी में। ठीक है, तो जो पानी भी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो अभी 13.9 करेंगे। तो इसमें हमें एक मीटर स्केल की बात की गई है। तो आप एक मीटर स्केल लो और आप मतलब क्या करो, मीटर स्केल लिया अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे रहने के लिए बोला और आप यहाँ पे रहो और जब यहाँ पे आप आवाज करोगे अपने हाथ से तो आपके जो दोस्त को उस मीटर स्केल से आवाज आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो जो साउंड एक मीटर स्केल के थ्रू भी ट्रैवल करता है, मतलब सॉलिड के थ्रू भी जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। तो किस किस के थ्रू, सॉलिड, वाटर और फिर गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी वुडन वाला जो टेबल लो और आप ऐसे दबाओगे मतलब उसको ऐसे धप धप करोगे वो टेबल को तो आप क्या देखोगे कि जो मतलब अपने फ्रेंड्स को सुनने के लिए बोलो तो आपको मतलब वो वाइब्रेट होके आपको साउंड भी पता चलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो साउंड है ओड मेटल से भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब जो साउंड है कोई भी सॉलिड से ट्रैवल कर सकता है कि अगर आप देखो इसमें आपको दिख रहा है कि स्ट्रिंग्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। We have learned so far that vibrating object produce sound and it's carried in all direction in a medium। तो हमने देखा कि जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो भी एक मीडियम में। ठीक है, उनका कोई माध्यम होता है, कोई मीडियम होता है और उससे वो प्रोड्यूस करते हैं और वो मीडियम शायद गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, ये याद रखना है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच मीडियम। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, तो अभी हम जो आवाजें हमें सुनाई देती है वो हम लोग ईयर से ही तो सुनते हैं ऑफ कोर्स। तो हमारा जो हमारा ईयर्स होता है ना इस तरह के कुछ जैसा फनल जैसे होता है और जब हमारे कान में साउंड सुनाई देता है तो वो एक कैनल के थ्रू जाके देयर इज when sound enter, it travels down at the canal at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called an eardrum। तो हमारा जो साउंड सुनाई देता है उसका एक कैनल होता है और वो कैनल से पास करके एक ईयर ड्रम में जाता है और ईयर ड्रम है हमारे बॉडी में, हमारे एक पर्सन में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो अभी हम लोग देखिए कि ईयर ड्रम किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमारे कान में ईयर ड्रम होता है और उससे हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो हमें कुछ प्लास्टिक या फिर टिन कैन लेना है और फिर उसको उसके एंड काट दो और उसको आपको एक पीस लेना रबर का और उस पीस को क्या करो आप उसको एंड में लगा दो। फिर आप उसमें जो रबर लगाने के बाद कुछ ऐसा ग्रेन लगाना और आपके फ्रेंड को हुले हुले बोलने के लिए बोला तो वो जो ग्रेन ऊपर नीचे से जंप करेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ईयर ड्रम किस प्रकार से काम करता है। जो ईयर ड्रम होता है एक रबर सीट जैसा होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो साउंड की जो वाइब्रेशन से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन ऑन द इनर ईयर। तो ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन है इनर ईयर को भेजता है और इससे क्या होता है सिग्नल जो होता है ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाने से हमें पता चलता है कि हमने क्या सुना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ये इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर आपको एमसीक्यू भी आ जाएंगे। तो ईयर डब इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। तो हमें अब सॉरी
तो इसमें हमें बताया गया है कि जो ईयर ड्रम का पर्पस किस प्रकार से काम करता है। तो जो ईयर ड्रम होता है पूरे एक रबर शीट की तरह होता है, और जो साउंड वाइब्रेशंस होता है जो हमारे जो सुनाई देता है वो हम ईयर ड्रम के वाइब्रेट में भेजते हैं। मतलब जब साउंड वाइब्रेशन ईयर में जाता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, और जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेटेड करने से जो वाइब्रेशन है उसको वो इनर ईयर में भेजता है, और फिर जो इनर ईयर जो सिग्नल है हमारा ब्रेन में जाके हमें सुनाई देता है। तो मतलब कितना जल्दी ये जो फंक्शन है करता है, मतलब आप देख सकते हो अभी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको फटक समझ में आता होगा, फटक से सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन जो साउंड का वाइब्रेशन है वो जा रहा है हमारे ईयर ड्रम के ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, और ये जो ईयर ड्रम वाइब्रेशन जो होता है वो किसे भेजता है इनर ईयर में, और इनर ईयर के सिग्नल मिलते ही ब्रेन हमें बता देता है कि वो क्या बोल रही है या फिर क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो ये ईयर ड्रम होता है और फिर इनर ईयर होता है, तो इस प्रकार से वाइब्रेशन जाता है। तो कितना जल्दी हो जाता है प्रोसेस। तो हमें कोई भी जो हाँ शार्प चीज़ है वो हमें डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे का ईयर ड्रम को खराब कर सकती है और इससे हमें सुनाई भी अच्छे से नहीं देगा। तो चलिए पढ़ते हैं अभी जो हमें बताया गया है कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो मैंने आपको पार्ट 1 में एक मीनिंग बताने के लिए बोला था, मतलब मैंने बोला था कि मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग इस पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो हमने देखा होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है टू एंड फ्रो करता है तो उसको हम लोग वाइब्रेशन से बोलते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, और इस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ बोलते हैं, जो हमने क्लास 7th में मोशन एंड टाइम में पढ़ा था। तो आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब है कितना टाइम लेता है उसको ऐसे करने में, तो उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो कितना ऑसिलेशन हो रहा है एक सेकंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जैसे कि अगर 20 ऑसिलेशंस हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, हमें 20 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, फिर जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस का वो हम लोग हेड्स में करते हैं। अभी देखो अगर हम लोग कोई डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग डिस्टेंस जो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग हेड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, एच जेड होता है। जैसे कि किलोमीटर होता है लेकिन हम लोग उनको शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के एम लिखते हैं। तो वैसे जो एच जेड हम लोग लिखते हैं हेड्स के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक अगर मान लो कि ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एच इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन पर सेकंड, तो एक एच जेड का होता है मतलब वन ऑसिलेशन पर 1 सेकंड। तो इस प्रकार से एक काम करता है, मतलब एक एच जेड हुआ तो एक ऑसिलेशन और 1 सेकंड में हुआ। तो अगर आपको मान लो कि पूछा जाएगा कि 20 टाइम्स हो रहा है 1 सेकंड में, तो कितना होगा, 20 सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 20 टाइम्स 20 सेकंड में होगा। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे से आवाजें होता है जो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। तो यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द। तो हम लोग देख के भी बहुत सारे आवाजें पहचान देते हैं। तो ये हम लोग इसलिए पहचान देते हैं क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे ईयर्स में, उसके वजह से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, इसी के वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखने के बजाय हम लोग पहचान देते हैं। अगर मान लो कि अगर आप कोई एक्टर की बात करो तो एक्टर को जो भी, अगर मान लो कि अगर आप किसके एग्जाम्पल लो, शाहरुख खान की बात कर रहे हो, तो ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग शाहरुख खान की आवाज़ सुन के पहचान लेते हैं कि हाँ ये शाहरुख खान है। तो क्यों, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं साउंड की। तो कौन से हुए, एम्पलीट्यूड और फिर फ्रीक्वेंसी। तो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या कोई डिफरेंट होता है, हाँ होता है। और फिर लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, तो आपको कोई एक मेटेलिक टम्बलर रहना है, एक मेटल का ग्लास रहना है, और उसको मतलब स्ट्राइक करते जाना, और उसके साइड में आप एक थर्मोकोल रखो, और थर्मोकोल रखने के बाद क्या करो, जो ग्लास जब जो हिलेगा आप उसको बजाओगे तो जो थर्मोकोल भी क्या करेगा, हिलेगा। ठीक है, तो वही हमें बताया गया है। तो आपको इस प्रकार से पता चलता है कि साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। और फिर जब आप उसको जोर से मारते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मारते रहते हैं, तो आप जब उसको जोर से मारते हो तो आपको जोर से सुनाई देता है। तो इस प्रकार से जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो अभी हमारा है कि तो साउंड का हमें लाउडनेस, हमें एम्पलीट्यूड होता है, जो हम जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसके एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4।
तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस बिकम्स एम्पलीट्यूड हमारे अगर 2 हो गया तो हमारा जो लाउडनेस हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का ऐसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 4 होता है। तो जो लाउडनेस है हम लोग उसको यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डीबी करके। ठीक है, तो हमें देखो अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग रह रहे हैं तो हमारा जो लाउडनेस होगा 10 dB होगा। ठीक है, इतना होगा। देखो एक फैक्ट्री का 80 dB होता है, और 80 dB से अगर ऊपर आता है तो पेनफुल हो जाता है वो, मतलब आपको बहुत ही सुनने में बहुत डिफिकल्ट होता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो कितना साउंड हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का लाउडनेस किस प्रकार से है उसका एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है। जब जो एम्पलीट्यूड होता है तो उसका वाइब्रेशन ज्यादा होता है, जो साउंड जो होता है ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और एम्पलीट्यूड अगर छोटा होता है जो साउंड होता है बहुत फीबल का मतलब है बहुत ही कम होता है। तो अगर आपको एक बेबी की और एडल्ट की साउंड करो तो कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एडल्ट की जो एम्पलीट्यूड होती है हाई होती है, तो इसलिए हमें साउंड भी हाई दिख मतलब होता है। और बेबी की एम्पलीट्यूड बहुत कम होती है तो हमें साउंड भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है, और इसमें हमें ज़्यादा भी नहीं होती। तो इसलिए वो अभी जो बूझे वैसे देख रहा है कि उसकी जो आवाज़ है वो उसकी टीचर से ऐसे अलग की हुआ। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच। तो जो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमें वो श्रिलनेस और पिच डिफाइन करती है एक साउंड की। अगर मान लो कि if the frequency of vibration higher we say that the sound is shrill and has a higher pitch। तो अगर मान लो कि जो वाइब्रेशन हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो साउंड है वो श्रिल हो गया और उसका हायर पिच है। और मान लो कि वाइब्रेशन कम है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि साउंड है उसके लोअर पिच है, मतलब हाई साउंड होगा, हाई वाइब्रेशन होगा तो हायर पिच होगा, लोअर साउंड होगा तो लोअर पिच होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रम को वाइब्रेट करता है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी होता है, और इससे क्या होता है दिस वे अ लो पिच साउंड। तो मतलब अगर जो भी जिसका जो पिच होता है ना बहुत ही कम, जिसका वाइब्रेशन बहुत कम होता है वो ज्यादा पिच प्रोड्यूस करके आवाज क्रिएट करता है। ठीक है, तो वही बताइए। ऑन द अदर हैंड व्हिसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हेल्पर प्रोड्यूस अ हाई पिच। मतलब हमें वही बताएगा कि जिसकी ज्यादा होती है उसकी ज्यादा हाई पिच होती है तो उसको ज्यादा हाई साउंड होता है। तो वैसे अगर व्हिसल की बात करें तो उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इससे हायर पिच फॉर्म होता है। अभी देखो जो बर्ड है वो हाई पिच साउंड करता है, लेकिन जो लायन है उसकी लो पिच रोर होती है जिससे वो जोर से आवाज करता है। तो ठीक है, एवरीडे आप अपने बच्चों की या एडल्ट्स की आवाज सुनते होंगे तो कुछ डिफरेंस होगा। तो कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर देन द एडल्ट। तो जो बच्चों की जो हायर होती है फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी होने से हाई पिच होता है, और हाई पिच होने से उनकी आवाज अलग होती है और सॉफ्ट होती है, लेकिन लो पिच होने से आवाज जो होती है थोड़ी सी मतलब हार्श जैसे होती है। ठीक है, हार्श जैसे होती है। और फिर जो यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन इज हाई फ्रीक्वेंसी देन द मैन। तो जो वुमेन का भी जो वॉइस है उसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यही हमें बताया गया है कि अभी ऑडिबल इन ऑडिबल साउंड्स, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर मान लो कि हमारा हाई फ्रीक्वेंसी है तो हमारा हाई पिच होगा और इससे हमारी जो वॉइस है बहुत ही सॉफ्ट होगी। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच वॉइस होती है थोड़ी सी खराब जैसे आती है। देखो पिच का मतलब होता है आवाज का बढ़ाव होना, चढ़ाई। ठीक है, और सिलनेस का मतलब होता है जो हार्श होता है ना, ग्रफ वॉइस। ठीक है, और पिच का मतलब होता है आवाज का बढ़ाना। ठीक है, तो अभी हमारा है ऑडिबल है इनऑडिबल। तो वी नो डैट मतलब कोई भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, तो कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो क्या हम लोग सभी जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाज आ सकती है हमें सुना है। तो जो ये फैक्ट है कि ना हम लोग जो 20 वाइब्रेशंस होते हैं उससे हम लोग ज्यादा सुन पाते हैं, ना ही हम लोग उसको कम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे साउंड्स भी होते हैं इनऑडिबल होते हैं, मतलब जो 20 Hz होता है, ठीक है, हेड जेट होता है उससे हम लोग ना ज्यादा सुन पाते ना ही ज्यादा कम। तो इसलिए हम लोग का क्या होता है कभी कभी हम लोग वो सुन नहीं पाते। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन। तो ह्यूमंस को जो 20,000 के बाद क्या होता है सुना ही नहीं देता है। ठीक है, जो भी उसका हेडसेट होता है। दस फॉर वुमेन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल, मतलब जो ह्यूमंस का रेंज क्या होता है सुनने की 20 to 20,000। ठीक है, इतना होता है।
कुछ सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हेडसेट से भी सुन पाते हैं। डॉग्स कैसे एबिलिटी है, पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन। तो जो पुलिस है 20,000 से भी ऐसे विसल्स बजाती रहती है, मतलब उसका हेडसेट इतना बजाती रहती है कि डॉग सुन पाते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं। तो जो ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो 20,000 से ऊपर होती है तो डॉग्स को मेनली लिया जाता है। तो अभी जो इसका जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नए पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।